जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी। हम जो है अपनी वीडियोस के अंदर अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते करते हम कक्षा 8वीं के अध्याय नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम आपको यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा होगा। नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक का सफर हम इसमें तय करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस अध्याय के माध्यम से। तो हम इसको समझे इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो 1870 से पहले का जो भी टाइम पीरियड रहा, जिसके अंदर जो है 57 की लड़ाई तक की और उसके बाद की स्थिति को लेकर के हमने तब तक सारी चीज़ों को पढ़ लिया। और साथ ही साथ हमने बालकों के रिलेटेड जो एजुकेशन फैसिलिटी वगैरह जो चेंज की गई थी उसको पढ़ा। महिला और जाति सुधार भी जस्ट पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है। तो उन सबको हमने जब निपटा लिया तो ये हमें देखने को मिला कि धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत तो बढ़ती ही जा रही थी, बस उसके तरीके जो है वो चेंज होते गए। और अंग्रेजों ने 57 की लड़ाई को बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी काबू कर लिया था। लेकिन हमें आज़ादी तो मिली 1947 के अंदर, तो तब से लेकर के 1947 तक किस किस तरह की चीज़ें जो हैं, किस किस तरह की चीज़ें या घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई हैं, हम इसी को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और इस इंट्रो के बाद हम इस अध्याय को शुरू कर देंगे। तो चलिए। तो देखिए, जैसा कि आपको अध्याय का नाम यहाँ पर पता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। किस किस तरह के राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो किए गए भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो है ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हम धीरे धीरे जो है भारत की आज़ादी की ओर बढ़ चुके हैं और अगले ही अध्याय में हम उसके बाद के समय को पढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले के जो इतिहास है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर अब तक बताया गया है, उसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें क्लास 6, 7 और 8th की हिस्ट्री को एक साथ रखा गया है। आगे जाकर के इसमें कोशिश ये की जा रही है कि 9th और 10th की भी हिस्ट्री को जो है इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि किसी को अगर कंप्लीट पढ़ना हो तो एक ही प्लेलिस्ट में उसको सब कुछ मिल जाए। तो प्लेलिस्ट को जाकर के आप जरूर चेक करिएगा। और हाँ, आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या सही लगा, क्या गलत लगा, जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश पूरी तरह से करने वाले हैं और करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपके सजेशंस जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प इसके मामले में करेंगे। और हाँ, क्योंकि आप हमारी इस तरह से मदद करते रहें और हम आपकी मदद करते रहें, हम साथ मिलकर के जो है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन को एक बड़े फैमिली के रूप में बना सके, इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस अध्याय का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि अब तक हमें ये चीज़ समझ में आई है कि एनसीईआरटी के अंदर क्या हुआ है ना, कि कोई भी अध्याय शुरू होने से पहले उसका ओवरव्यू उसमें बताया गया है कि उस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सब हम शुरू करो उससे पहले चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े जा रहे हैं इन लोगों के ऊपर। तो चित्र नंबर 1 है ये अध्याय का। इसमें बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जो आखिरी आंदोलन था अंग्रेजों को भगाने का, उस टाइम के दौरान ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जितने लोग हैं, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। लेकिन हम सुदृढ़ इतने हो चुके थे कि हमने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत को छोड़ने में। लेकिन ये सब कुछ इतना सरल, इतना आसानी से नहीं हुआ। उसी को हम इसमें समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो ये लोग ये बताएंगे हमें कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये बोल रहे हैं कि पिछले अध्यायों में, यानी कि पिछले पाठों में हम निम्नलिखित अध्ययन कर चुके हैं। पहला तो ये कि भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, कि कैसे भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेज आए और कैसे उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और कैसे रियासतों को अपने अंडर में लेना शुरू करा। उनको लेने के लिए, यानी कि उन रियासतों के ऊपर नए कानून बनाए गए और किस प्रकार से प्रशासकीय संस्थानों की शुरुआत की गई, वो भी यहाँ पर तय किए गए। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में क्या बदलाव आए इनके नियम कानून की वजह से, जिसमें आपने पढ़ा था कुछ किसानों के लिए इन्होंने नियम बनाए थे, महलवारी नियम वगैरह बनाए थे। और आदिवासियों के जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ा था, जब आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद है कि 19वीं सदी में आया शैक्षणिक बदलाव, यानी कि एजुकेशन के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आया था। मैकाले की बात इसके अंदर हमने पढ़ी, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी की राय हमने देखी थी और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी। उसके बाद हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में भी वाद विवाद किया कि महिलाएं जो हैं, आज की जिस तरह की महिला को जो अधिकार मिले हुए हैं वो पहले नहीं थे, तो क्या चेंजेस आए थे, जिसमें 200 साल के इतिहास की बात की गई थी। उसके साथ ही साथ उसी अध्याय में हमने जाति व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था।
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से रिलेटेड भी चीज़ों को हमने वहाँ पर पढ़ा, और 57 का विद्रोह तो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है किस तरह की स्थिति जो है भारत के अंदर रही। तो उन्होंने 57 के विद्रोह के बाद क्या करा था, राजपाट जो है सीधा ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। और लास्ट अध्याय में हमने ये भी देखा कि हस्तकलाओं का पतन किस प्रकार से किया गया, और धीरे धीरे जो है भारत के अंदर नए उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ, जैसे कि जिसके बारे में हमने एक पढ़ा था ना, टिस्को के बारे में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा के बारे में। तो इन सबको हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो हम धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए पिछले अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। कह रहे इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि देखो इतने सब कुछ अगर यहाँ पर हुआ है, इतना सब कुछ कांड अगर देश के अंदर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग जो संगठन के लोग थे वो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश शासन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, और नहीं थे उसका एक रीज़न था, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म की बात हो रही है। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है, जिसमें एक राष्ट्र की बात की जा रही है। तो कह रहे कि उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? मतलब एक सवाल आया कि ये देश होता क्या है और ये देश किन लोगों के लिए होता है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ यानी कि धर्म, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। मतलब ये जो वर्ड है ना भारत, ये पूरे भारतीयों की, हर तरह के लोगों की, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरह की भाषा बोलने वाले हो, या फिर किसी भी जेंडर के हो, उन सभी का एक परिचय का शब्द बन चुका था। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि हम धीरे धीरे क्या थे ना, जातियों में बटे हुए थे। हम देश के बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे, हम एकता के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हम तो अपनी जातियों के लिए, अपने संगठनों के लिए लड़ रहे थे। तो बोला कि सबसे पहले तो हम सबके लिए एक देश की भावना पैदा होनी चाहिए कि हाँ, हम सब एक देश में रहते हैं। उस देश का नाम है भारत। इस भारत की चीजों पर, इस भारत के संसाधनों पर, हर तरह के संसाधन पर यहाँ के लोगों का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो। लेकिन इन लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा, यहाँ के भारत के संसाधनों पर और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जिंदगी पर भी अपना कब्जा जमा रखा है। अगर उनको जो है ये कब्जा हटाना है, अगर उनको ये सारी चीजें उनके नियंत्रण से खत्म करनी है, तो वो काफी जरूरी है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक भारत इन लोगों का नहीं हो सकता, मतलब हम लोगों का नहीं हो सकता। कह रहे यह चेतना यानी कि जो बात है ये 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 80 के दशकों में बनी राजनीतिक संगठनों में यह केवल चेतना और गहरी हो चुकी थी। मतलब ये वाली जो चेतना है, ये भावना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित परिवेशों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे जो भारत को भारत बनाने में लगे हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक शब्द का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए। ये एक शब्द आया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्व मतलब सभी, जनिक मतलब लोग, यानी कि सब लोगों का, इसका मतलब हुआ सार्वजनिक का। ठीक है, हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम करते थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। मतलब उनका जो टारगेट था, उनका जो एम था, वो केवल उनका पर्सनल ना होकर के अब भारत के सभी लोगों का हो चुका था। मतलब अगर किसी एक वर्ग के व्यक्ति को अंग्रेजों से आजादी चाहिए तो केवल उस एक वर्ग के व्यक्ति को ही आजादी नहीं चाहिए, बल्कि पूरे भारत के लोगों को उस अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। ये मतलब यहां पर इसका होता है। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। अब ये संप्रभु का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। मतलब अगर हम संप्रभु हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर केवल हमारा ही राज होगा, मतलब भारतीयों पर भारत का राज होगा। ठीक है, भारत के नियम कानून चलेंगे। हमारे ऊपर कोई बाहर का व्यक्ति
या बाहर की जो शासन व्यवस्था हम पर राज नहीं करेगी, जिस तरह से ब्रिटेन शासन हमारे ऊपर राज करती थी। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब उनका ये मानना था कि भारतीय लोग जो है अपने फैसले खुद खुद लेंगे। ठीक है, उनके लिए फैसले जो है वो अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन वासी जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हो गया। यानी कि 70-80 के टाइम क्या हुआ, क्योंकि 57 की लड़ाई हुई और उसके बाद जो है जिस तरह से इन्होंने ब्रिटेन में अपना शासन दे दिया कि भाई ब्रिटेन से हमारे यहाँ पर शासन होना शुरू हो गया, उससे कह रहे हैं कि लोगों के बीच जो है असंतोष फैल गया। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। ये देखो, इस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जरिए क्या बोला गया कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं, तो भारतीयों के पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट कब पारित किया गया? 1878 के अंदर, 1878 के अंदर। ठीक है, आर्म्स एक्ट को पारित किया गया। इसके तहत क्या बोला गया कि कोई भी इंडियंस, कोई भी भारतीय मूल निवासी जो है अपने पास किसी भी तरह का हथियार यानी कि बम, गोला बारूद, बंदूक वगैरह कुछ भी नहीं रख सकते हैं। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो दो एक्ट निकले, एक तो आर्म्स एक्ट जहां पर यह बोला गया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेंगे, और दूसरा एक्ट पारित हुआ उसी साल यानी कि 1878 में ही, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके तहत बोला गया कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, उनके कामों का विरोध करेंगे, उनको किसी भी तरह से उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो है पुलिस को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। मतलब जबरन जो है उनको जो है चुप कराया जाएगा अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा, बोला, पढ़ा सरकार की जिसमें बुराई हो रही हो, तो वो जो है उनकी उन चीजों को नष्ट कर सकते हैं। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस पर काफी विरोध किया। तो देखो, एक तरह से तो ये भारतीयों के फेवर में था कि अगर ये इल्बर्ट बिल लागू हो जाता, यानी ये कानून बन जाता, तो इंडिया में रहने वाले, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों चाहे वो यूरोप के व्यक्ति हों, वो भी एक सामान्य व्यक्ति हो जाते न्यायालय की तरफ से। मतलब उन पर भी मुकदमा चल सकता था और उसी तरह से मुकदमा और सजा मिलती जिस तरह से भारतीयों को दी जाती है। लेकिन भाई इसका विरोध करा, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, इसका विरोध करना शुरू करा और वापस ले लिया तो भारतीयों ने इसका फिर विरोध करना शुरू कर दिया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला। वो किसी भी तरह से अपने आप को यहाँ पर दबाना नहीं चाहती थी। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। कह रहे पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। मतलब ये लोग वो थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला शुरू कर दिया था। नारोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक कौन होता है? तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सूचना के प्रसार, रिपोर्ट्स और बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता हो। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये बने हुए थे। ठीक है, आप यहाँ पर जो है दादा भाई नारोजी की फोटो देख सकते हैं, तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो नारोजी की पुस्तक अ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा, गरीबी की बात हो रही है कि अंग्रेजों के शासनकाल में किस तरह की गरीबी थी भारत के अंदर। तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है लंदन में रहे थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद में ये सदस्य भी बने रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया और जब सेवानिवृत्त हो गए, मतलब जब इनकी सेवा खत्म हुई, तो ब्रिटिश अफसर ए ओ ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो ये बात होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर कांग्रेसी किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, जो कांग्रेस सरकार बन रही थी, तो कह रहे हैं कि जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा गया। तो एक अखबार है जिसका नाम है द इंडियन मिरर, नाम से पता चल रहा है कि इंडिया की स्थिति को ये एज इट इज बताएंगे यहाँ पर। तो बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदाय की एक संस्था है। मतलब कांग्रेस जो है वो किसी एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बल्कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये होगी राष्ट्रवाद की धीरे धीरे भावना जो है लोगों के अंदर पैदा करना शुरू कर दिया गया। मतलब लोगों को ये बताएगा कि भाई हम किसी चीज में ना बट करके, जाति वगैरह में ना बट करके एक देश के रूप में संगठित रहें, भारतीयों के रूप में संगठित रहें। अब है उभरता हुआ राष्ट्र, धीरे धीरे हमारा देश जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो कहा जा रहा है कि अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, मध्य मार्गी मतलब बीच का रास्ता अपनाती थी, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी और भी धीरे धीरे जो ये बनी रही थी। तो 20 साल तक इन्होंने क्या करा, धीरे 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 अपनी छाप और जगह बनानी शुरू करी। तो सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाया कि जो कांग्रेस की सरकार के जो व्यक्ति हैं उनको भी शासन करने में, यानी कि भारत का जो शासन किया जा रहा है उसमें जगह दी जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि यह जगह भारतीयों की है। जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो भारतीयों के लिए बनाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा जो है भारतीय रखे जाए, ना कि विदेशी। परिषदों को ज्यादा अधिक अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उससे मांग की गई कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। यही सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, जिसके अंदर यूपीएससी के तहत जो है एग्जाम होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो ये पोस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इसका एग्जाम लंदन में होता था। तो भारतीय लोग तो इसमें जाते नहीं थे, क्योंकि लंदन में जो है लंदन के लोग यानी ब्रिटेन के लोग थे, वो यहाँ की सर्विस एग्जाम दिया करते थे और भारत में आकर के ऊंचे ऊंचे पद लिया करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई भारत में भी इस परीक्षा को आयोजित करो और भारतीय भी जो है इस परीक्षा में भाग लेंगे और वो यहाँ पर शासन करने में मदद करेंगे। तो धीरे धीरे जो है पार्टी बड़ी होने लगी। आगे बोला जा रहा है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी। अब ये भारतीयकरण का मतलब है कि धीरे धीरे क्या बोला जा रहा है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो इंग्लैंड से लोग ज्यादा थे, जहां पर अंग्रेज ज्यादा थे, उनकी संख्या को कम करते करते भारतीयों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाए। तो भारतीयकरण की मांग जो है नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर का ही कब्जा हुआ करता था। मतलब बड़े पोस्ट, इंपोर्टेंट पोस्ट है ना, जहां पर ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते, वहां पर गोरे लोग यानी कि अंग्रेज थे, बाकी छोटे मोटे पोस्टों पर भारतीयों को रखा जाता था। तो बोला जा रहा है कि भाई वहां पर भी हमारे को मौका देना चाहिए। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। मतलब उनको वे पद नहीं दिए जाएंगे जहां से कोई नियम कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हमको एलिजिबल नहीं मानते थे। क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति का कुछ हद तक जो है फायदा होगा। मतलब भारत की संपत्ति भारत में रुकेगी। मतलब भारत के लोग जब काम करेंगे तो वो जो सैलरी है भारत के ही लोगों को मिलेगी, तो हमारा पैसा हमारे पास रह जाएगा। जबकि ये लोग क्या करते थे, सैलरी को भाई ब्रिटेन भेज देते थे। तो भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग की जाए। आर्म्स एक्ट को जो है निरस्त कर दिया जाए। निरस्त का मतलब होता है उसको समाप्त कर देना, ठीक है, किसी भी कानून को बंद कर देना। क्योंकि ये आर्म्स एक्ट के तहत सीन ये हुआ कि कोई भी भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकता। तो बोला कि इसको आप निरस्त करो और साथ ही साथ हमें अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, या हमारे को वो स्वतंत्रता भी दो कि हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके। अब देखो, यही था वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत, ये था कि आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते थे, किसी भी प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो बोला हमें वो भी दो, उस कानून को भी आप वापस लो। तो धीरे धीरे देखो एक एक करके डिमांड डाली गई, एक साथ नहीं डाली गई है। ठीक है, तो कह रहे कि शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए।
उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। मतलब निर्यात हो रहे थे, यहाँ के अनाज बन करके विदेश जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, तो भारत के अंदर जो है भारत के लोगों के लिए अनाज की कमी शुरू हो गई थी। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए, मतलब ज्यादा धनराशि दी जाए ताकि लोग जो है सिंचाई कर पाए, मतलब खेती की ओर ध्यान दिया जाए। उसने नमक कर यानी कि नमक के ऊपर जो टैक्स लगता था, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ जो बर्ताव होते थे काफी बुरे बर्ताव होते थे, और भारतीयों को कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। तो देखो एक एक करके उन सभी नियम कानून पर इन्होंने हथौड़ा मारना शुरू करा जिन्होंने जो अंग्रेजों ने बनाए थे हमें दबाने के लिए। ठीक है, इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपति के हक में ही नहीं बोल रही थी, वो लोकल लोगों के बारे में भी बात कर रही थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि जो ब्रिटिश जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे लिए जस्टिफाई नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर लेके जा रहे हैं, मतलब अंदर से हमारे पास हमारे को इकोनॉमिकली तोड़ा जा रहा है। मतलब हमारे को, क्योंकि भाई वो लोग तो आए थे यहाँ पर केवल पैसा कमाने के लिए, कि उनको किसी भी तरह से बस पैसे चाहिए थे, तो वो उसी तरह से खत्म कर रहे थे। तो लोगों को धीरे धीरे जो है पढ़े लिखे लोग जो है समझाने लगे कि देखो आप समझो कि ये दिक्कत यहाँ पर होने लगी है हमारे लिए। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि इन्होंने भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। ये बात किसने बोली है? बाल गंगाधर तिलक ने। देखो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, यही पाल, बाल और लाल के नाम से जाने जाते हैं। ये ध्यान रखना आपको। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र, बनी कि बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र में लाला लाजपत राय, यही बाल, पाल और लाल, ठीक है, इस नाम से जाने जाते हैं। एक नंबर का सवाल इसी डेट में पूछा गया था। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। मतलब ये एग्रेसिव थे, ये गर्म दल के व्यक्ति थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति जो कांग्रेस कर रही थी ना, धीरे धीरे, वो कहते हैं ना मध्य वर्गीय, वो काम कर रहे थे, मिडिल वाली चीजें निकाल रहे थे, धीरे धीरे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि निवेदन की राजनीति, मतलब आप ये जो निवेदन करते हो, जो आग्रह करते हो, वो राजनीति नहीं। नरमपंथियों की आलोचना करी इन्होंने और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। मतलब नरमपंथियों वाले काम इनको पसंद नहीं थे। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम लेकर के रहेंगे। हम इसके लिए किसी से निवेदन नहीं करेंगे कि आप हमें स्वतंत्रता दो, चाहे वो बोलने की हो, आने की हो, जाने की हो, छापने की हो, कुछ भी कहने की हो, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, अपने ही राज के लिए क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, क्या नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने? कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये करम दल के सदस्य थे, आप इनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, केसरी जो है अखबार जो है ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक नंबर का सवाल ये है, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल को 1905 में बांट दिया था, विभाजित कर दिया, जो हमारा बंगाल डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कर्जन ने क्या करा? काट दिया, ये आपको ध्यान रखना है। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे
अहम और बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे, मतलब बंगाल इतना बड़ा था। उसी को तोड़ करके जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाया गया, जो कि बाद में पूर्वी बंगाल आगे जाकर के बांग्लादेश बन गया और पश्चिम बंगाल हमारे देश का राज्य बन गया। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। किसने बांटा भाई इसको? लॉर्ड कर्जन ने। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है, ये 1 नंबर का सवाल पूछा गया। परंतु प्रशासकीय सुविधा प्रशासकीय सुविधाओं का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही होगा। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करके पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाल जनता को बांट दिया जाए। मतलब बंगाल को डिवाइड कर दो तो कि वहां पर क्या होगा, लोगों की ताकत खत्म हो जाएगी कि वो अब अपने नए देश के लिए लड़ेंगे कि दूसरे राज्य के लिए लड़ेंगे। तो इन्होंने जो है इस तरह से तोड़ा। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। मतलब चाहे वो गरम दल के सदस्य हो, चाहे वो नरम दल के सदस्य हो, इस बंगाल विभाजन का सबने जो है विरोध करना शुरू करा। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए इसी के खिलाफ। ठीक है, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी थी। मतलब बंगाल में तो था ही क्योंकि वहां पर विभाजन किया गया, बट इसके अलावा और भी जो हिस्से थे वहां पर भी ये काफी जोर से फैला हुआ था। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वंदे मातरम आंदोलन बोलूं या मैं स्वदेशी आंदोलन बोलूं, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि बंगाल में ये हो रहा था तो इसको स्वदेशी आंदोलन बोला गया और आंध्र प्रदेश के अंदर इसको क्या बोला गया? वंदे मातरम आंदोलन। तो ये दोनों एक ही चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है, ये तस्वीर पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जो है जुलूस में शामिल हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था जो कि बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक था, हमने ऊपर ही पढ़ा। वह याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करते थे। मतलब आप अपनी याचिका दोगे, फिर वो लोग उनसे निवेदन करोगे प्लीज हमारे को दो। मतलब ये सीधा कहने का मतलब ये था कि ये नरम दल के समर्थक नहीं थे, ये गरम दल वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम इसका विरोध करते हैं। और आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता भी थे, वह आर्य समाज के भी एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हो गया वंदे मातरम आंदोलन के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा गया अध्याय के अंदर कि स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्था व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप ब्रिटिश की चीजों को क्या करो, बहिष्कार करना शुरू करो, इनको हटाना, यूज करना बंद करो। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। मतलब वो लोग हिंसा पर उतर आए थे, मार धाड़ पर, है ना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी, जैसे कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कब हुआ भाई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। इन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है बिल्कुल सही हुआ है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों के कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित कर दी गई कि हाँ इसके अंदर हिंदू ही नहीं बल्कि अब मुसलमान लोग भी जो है इसमें सीट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुन करके भेजा जाना था। मतलब उनको भी मुस्लिम लोग ही चुनेंगे कि वो जो है किसके प्रतिनिधि बनेंगे। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। अब यहाँ से लोगों को क्या हुआ कि भाई अब देखो, जाति पाति कितना भी हटाने की कोशिश करोगे वो कहीं ना कहीं होती है। आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, अगर उसी जाति का नेता आपके एरिया का प्रतिनिधि हो, तो आपको बेशक ये पता होगा ना कि उससे आपकी बेशक बनती ना हो, या आपको ये लगता हो कि यार ये पता नहीं क्या ही काम करेगा, बट फिर भी आप उसको वोट दे दोगे क्योंकि वो आपकी जाति का है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि जब मुसलमान उम्मीदवार आने लगे तो मुसलमानों ने भी क्या करा,
अपने जो मतदाता थे, मतलब अपने जो प्रतिनिधि थे, उनके जो मतदाता थे, वो अपने राजनीतिक समर्थकों और धार्मिक समुदाय यानी कि जो उनके धर्म से रिलेटेड लोग हुआ करते थे, भाई उन्हीं के कहने पर जो है वोट दे दिया करते थे उन लोगों को जिनको उन्होंने कहा है। ताकि उनको ऐसा लगता था कि भाई धार्मिक जो व्यक्ति है, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति दो जो धार्मिक समुदाय का व्यक्ति होगा, जो प्रचारक होगा, वो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रखता होगा, इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता होगा उन लोगों के बीच में। तो उसने बोला कि भाई आप फलाने को वोट दे दो, तो लोगों ने उसको वोट देना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। तो ये लालच भी यहाँ पर पैदा हुआ। 1907 में कांग्रेस टूट गई। ठीक है, अब 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। मध्य मार्गी धड़ा जो था वो ये बोलता था कि भाई बहिष्कार हम नहीं करेंगे। तो मतलब कांग्रेस टूटी गरम दल नरम दल के अंदर। कुछ ने बोला कि भाई हम जो है वही निवेदन की राजनीति करेंगे, धीरे धीरे करके हमने इतना सब कुछ तो ले ही लिया है, धीरे धीरे और भी ले लेंगे। कुछ ये थे कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो हमारे अधिकार है, ये तो हम ही लेंगे, ये हमारे को मिलने चाहिए, और नहीं देंगे तो हम उससे छीन लेंगे। तो कांग्रेस जो है 1907 में टूट गई। ठीक है। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। ये उनकी बात की जा रही है जो अहिंसावादी थे। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के जो शिष्य थे वो बाहर के काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। 1915 में दोबारा से एक हुए। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर के काम करने का फैसला किया। तो गरम दल नरम दल में भी टूटा ये, साथ में फिर धर्म के अनुसार भी टूटा, मतलब हिंदू मुसलमान में टूट गया। मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गए यहाँ से, जिसकी वजह से कांग्रेस में ही फूट पड़ गई और ये कमजोर होने लगी। लेकिन 1915 के अंदर गांधी जी के आह्वान पर और भी तरह की चीजें जब ये बात की गई कि भाई हम पहले देश आजाद कर लेते हैं फिर हम कुछ और कर लेंगे, तो ये एक साथ हो गए, जिसमें वो जिन्ना साहब आए हुए थे, हमारे शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, मेन लीडर थे। तो इन्होंने मिल करके बोला कि ठीक है हम देश के लिए जो है एक साथ काम करेंगे, बट हम मतलब आज़ादी मिलने के बाद हमारा जो है आगे जा करके तो यही हुआ था कि संविधान अलग हो गया था और देश का बंटवारा हो गया था, उसका भी रीजन यही था। अब है जन राष्ट्रवाद का उदय, क्योंकि ये लोग अब मिलकर के एक साथ काम करेंगे और कांग्रेस दोबारा से एक हो चुकी है। तो 1919 के बाद, 1919 यानी कि अभी प्रथम विश्व युद्ध खत्म ही हुआ है, तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। मतलब लोगों का आंदोलन हो गया ये। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। मतलब धीरे धीरे जो है आंदोलन के अंदर अब किसान भी जुड़ गए, मतलब लोकल लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है। आगे क्या हुआ कि कई बार औद्योगिक मजदूर ने भी आंदोलन में योगदान दिया। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण में मील में जो काम करते थे लोग, उन्होंने आंदोलन किया था जिसका सहयोग करा था गांधी जी ने। अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो बोला कि वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। बोला ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सब कुछ क्या होने लगा, तो कोई तो रीजन होगा ना, क्योंकि अभी प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ है जिसका टाइम पीरियड था 1914 से लेकर के 1918 तक, और 1919 में इतना सब कुछ कांड होने लगा, तो रीजन क्या है। तो बोला कि पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि भाई वॉर चल रहा था, उसमें ज्यादा पैसा लगना था। तो पैसा ये कहाँ से वसूलेंगे, टैक्स से। और टैक्स कहाँ से वसूला जाएगा, भारतीय लोगों से। तो सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। ये लोग कौन थे, जो हथियार बनाने का काम कर रहे थे या फिर हथियार बना रहे थे, बम गोले बना रहे थे, तो भाई इन्होंने मुनाफा कमाया। और जबकि जो लोकल लोग थे, जो आदिवासी, किसान, विद्यार्थी थे, महिलाएं थी, भाई उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु यानी कि जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये डिमांड जो है काफी हाई हो गई थी। तो भाई जो लोग इसका काम करेंगे वो तो पैसा कमाएंगे, और बाकी नाम आम लोगों को क्या होगा, नुकसान होगा। और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। मतलब भारत के अंदर जो चीजें आ रही थी उस वक्त, उसमें कमी आ गई। तो भारत में चीजें आ नहीं रही थी, भारत में जो चीजें थी उसका इस्तेमाल हो नहीं रहा था ठीक से। सब लोग लग गए थे किसके अंदर, युद्ध के अंदर। तो भाई युद्ध में जो काम कर रहे थे वो पैसा कमा रहे थे, युद्ध में लगने वाली चीजों को में जो पैसा खर्च होने वाला था
उसका वसूली जो है अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा करके किया, जिससे आम नागरिक जो है वो परेशान हो गए। इसलिए जन आंदोलन जो है वो बड़े लेवल पर हुआ, क्योंकि लोग जो है इसमें जुड़ गए। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। उन्होंने जबरदस्ती जो है सिपाही भरने शुरू कर दिए। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी लेकर के लौटे, यानी कि समझदारी के साथ जो है वापस लौटे। साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही थी, ये उन्होंने देखा कि भाई वहां पर लोग जो है, जो एशिया के लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं भाई, इनका बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे, क्योंकि उन्होंने नजदीक से देखा है लोगों को परेशान होते हुए। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिली। मतलब नया वो बना। पहले तो ये हुआ कि भाई नई चीजें जो है यहाँ पर तय की गई, एक पार्टी बनी, उसने धीरे धीरे करके चीजों को ठीक करना शुरू करा। और उससे परेशान इतने ज्यादा थे लोग, आम लोग इतने ज्यादा परेशान हुए पहले विश्व युद्ध के अंदर, कि वो लोग भी जो है आंदोलन में भाग ले गए। इसलिए जो है ये जन आंदोलन में बदल गया। हम महात्मा गांधी के आगमन के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, उन्होंने क्या क्या काम करा। उससे पहले हम चित्र नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इस चित्र नंबर 6 के बारे में बताया गया है कि नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिण अफ्रीका की ये चित्र है 1895 की। तो कहा यह जा रहा है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है एक बैरिस्टर यानी कि वकील अधिवक्ता थे, और उन्होंने उस वक्त साउथ अफ्रीका में जो गोरे काले का वो चल रहा था ना केस, उसमें जो है इन्होंने नटाल कांग्रेस का गठन करा और उसको जीता भी था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वो पिछली कतार में ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। आप पता कर सकते हैं गांधी जी कौन है? क्योंकि आपने शायद इतनी जवानी में गांधी जी को नहीं देखा होगा। तो गांधी जी जो है वो ये है, मैं कलर इसका चेंज करता हूँ ताकि जो है ये नजर आ जाए। ये जो है वो गांधी जी है कोट पैंट टाई में। तो कोट पैंट से लेकर के इनका सफर रहा धोती तक, तो उसको हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कोट पैंट छोड़ करके जो है धोती अपना ली। तो चलिए हम जानते हैं गांधी जी के आगमन के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी का आगमन जो है भारत में वो कैसे हुआ। इंग्लैंड से इन्होंने पढ़ाई करी। ठीक है, इन्हीं हालात में गांधी जी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये एक नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। अब दक्षिण अफ्रीका से तो 1915 में आए थे। वे वहां नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे, आपको पता होना चाहिए। तो वो वहां पर आंदोलन चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। मतलब वो हर वर्ग, हर क्लास, हर जाति के लोग से मिलते थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा करा। मतलब कि जब 1915 में यहाँ पर आए तो 1900 साल तक यानी 15 से 16 इन्होंने पूरे भारत का दौरा करा, जायजा लिया। इस दौरान वे वहाँ के लोगों से मिले, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में इन्होंने कोशिश की कि किस तरह के सिचुएशंस में ये लोग रह रहे हैं। उनके शुरुआती प्रयास जो है वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण बिहार के अंदर है, जहाँ पर मिल के लोगों की समर्थन में ये गए थे, जहाँ पर सैलरी उनकी बढ़ाई नहीं जा रही थी। तो बिहार से शुरू करा था गांधी जी ने अपना सबसे पहला आंदोलन। इस आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। राजेंद्र प्रसाद ये वही व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और वल्लभ भाई पटेल से इनका परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से लेकर के 1922 के बीच आंदोलन जो हुए थे उनको कुछ गहराई से देखें। तो सबसे पहला आंदोलन होता है यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह। अब ये क्या चीज है? ठीक है, रॉलेट एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया।
यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिक जो पावर है वो देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर आवाज उठाई। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है, और ये बुनियादी स्वतंत्रता वो है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे कि हमारे को हमारी अभिव्यक्ति, हमारे को हमारे विचार बताने का, उसको ट्रांसफर करने का, लिखने का, है ना, ये जो अधिकार है हमारे पास, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। ये आपको ध्यान रखना, जो टर्म्स, जो वर्ड्स यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखेगा जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचिका दिवस के रूप में इस दिन को, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को मनाएं और जगह जगह पर हड़ताल करें। ठीक है, आंदोलन शुरू होने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख सकते हो, ये वही परिसर है। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में ये जगह है। ये वही परिसर है जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई, और बाद में यहाँ पर देख सकते हो जो सर्कल बने हुए हैं ना, इतने जो निशान दिख रहे हैं आपको दीवारों पर, ये वो निशान है जहाँ पर गोलियां लगी हैं। बहुत बुरा हाल कर दिया था जनरल डायर ने, एकदम डायन वाली हरकत करी थी इसने। इसको उधम सिंह ने मारा था। फिर अंधाधुन लोगों पर इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया, तोप गोले गोलियां सब बरसाए, एक भी जना यहाँ से बच नहीं पाया। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है ये। ठीक है, किस लिए हुआ? सत्याग्रह आंदोलन के तहत, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ किया जा रहा था। ठीक है, तो आंदोलन के लिए जो है सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया, ये तो आपको पता चल गया। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, मतलब ये गांव में नहीं पहुंचा था, शहर तक ही था, यानी पढ़े लिखे लोगों के बीच में था। रोलेट सत्याग्रह, हम कहाँ तक आगे थे? रोलेट सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय वो था, और ये शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी, जो कि 13 अप्रैल को मनाई जाती है हर साल, कह रहे बैसाखी के दिन आप ना अज्यूम करने की थोड़ी सी कोशिश करना कि जो अब यहाँ पर एक कहानी बताई जा रही है, आप अज्यूम करना यहाँ से कि क्या कांड हुआ होगा कि बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा है। आप हल्का सा अंदाजा लगाओ कि इस जनसंहार के बाद, यानी कि जब लोगों को बेरहमी से मारा गया यहाँ पर, उस पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। ये नाइटहुड की उपाधि उन्हें अंग्रेजों ने दी थी, उन्होंने उपाधि वापस दे दी कि भैया हमें नहीं चाहिए। आप हल्का सा अंदाजा लगाओ कि लोग मेले में आए हुए हैं, वो अहिंसा के रास्ते पर, यानी बिना हथियार लिए शांति से बैठ करके अपना विरोध जो है प्रदर्शित कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री करता है जनरल डायर, तोप गोलों के साथ, बंदूकों के साथ, सैनिकों के साथ। एक छोटा सा एरिया है केवल वहां पर, जिसका केवल एक एंट्रेंस गेट है। उस एंट्रेंस गेट को वो कवर कर लेता है और बोलता है कि आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस जगह को खाली कर दो। बच्चे, महिलाएं, गोद में बच्चे, पुरुष जो बैसाखी का आनंद ले रहे हैं, उनको हल्का सा भी नहीं पता होगा कि आज उनके साथ क्या होने वाला है, कि जनरल डायर एक हुक्म देता है और उस हुक्म के तहत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंहार हो जाता है। अंधाधुन फायरिंग होती है, तोप गोले सब चलाए जाते हैं, कोई भी नहीं बचता, लाल लाल जमीन हो जाती है। लोग अपने आप को बचाने के लिए वहां के कुएं में कूद जाते हैं, उसके बावजूद वो उसमें बम गोले मारता है। आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा हत्याकांड है ये, कितना बड़ा जनसंहार है। आप गोलियों की आवाज सुनने की कोशिश करो कि अभी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ है, तो सोचो कि एक व्यक्ति को मारने के लिए जो 3-4 लोगों ने राइफल्स वगैरह चलाई, तो वहां पर सोचो पूरी आर्मी खड़ी करके एक पार्क के अंदर, एक बाग के अंदर निहत्थे लोगों पर बेरहमी के साथ, लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर बेरहमी के साथ अंधाधुंध फायरिंग। आप अंदाजा लगा नहीं सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी।
कह रहे इस चीज को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा को जताया और गुस्सा को दिखाया, और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई उनकी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। अब ये नाइटहुड का क्या मतलब होता है, ये आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए देने वाली उपाधि, तो इनको इन्होंने वापस दे दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए। तो इस जनरल डायर ने जो इसकी इसके बदले इसको प्राइज वगैरह दिया गया था। इसने बोला कि यहाँ के लोगों के लिए यही होना चाहिए। इसको ऊधम सिंह ने मारा था। अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको जो है देशभक्ति की किताब मिली होगी, उसके अंदर एक चैप्टर होगा ऊधम सिंह के बारे में, आप पढ़िए। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो आज़ादी है जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं, ये यार ऐसे नहीं मिली है हमें। हम तो उन लोगों के केवल नाम जानते हैं जो बड़े स्केल पर जिन्होंने कुछ करा है हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए। बट उन बच्चों का क्या, छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, लोगों का क्या जो ऐਵੇਂ ही मारे गए, अंधाधुंध मारे गए यार। तो थोड़ा सा सोचने की चीज़ है, ये सच में बहुत असहनीय है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। मतलब पूरी कोशिश ये थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो टूट चुकी थी हिंदू और मुसलमान के अंदर, तो यहाँ पे फूट नहीं पड़नी चाहिए। अंग्रेज कोशिश कर रहे थे कि इनके अंदर फूट डाली जाए धार्मिक स्थिति को लेकर के, ताकि ये अंदर से टूट जाए तो ये हमसे ना लड़े बल्कि आपस में लड़े। तो इनकी भी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह का धार्मिक रिलेटेड यानी धर्म से रिलेटेड या किसी भी तरह का हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, एकता बनी रहे। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनका ही देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो ये तो रहा रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कि रॉलेट सत्याग्रह का ही परिणाम वो था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को पढ़े, इससे पहले हम पीड़ा का चिंतन सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि स्रोत 3 आपके स्क्रीन पर राइट साइड में दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था, गांधी जी अहिंसा का क्या मतलब समझते थे, तो अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन जाती है, इसके बारे में गांधी जी ये कहते हैं कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना, यानी कि हमें कैसा फल मिलेगा, कह रहे इसकी थोड़ी सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांतों को सीख लिया। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना है, और आप किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मतलब लोग आपको परेशान करेंगे बट आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां तक कि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो भी आप उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये मतलब था उनका अहिंसा से। तो सच में आप कितना भी बोले गांधी जी को, बट हाँ कुछ तो ऐसी चीजें थी जो उस व्यक्ति ने की, वरना यार क्यों ही वो सूट बूट उतारता और खादी पहनता। ये तो सोचने वाली बात है ना। अब अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिसको खलीफा बोलते हैं, तुर्की के सुल्तान को क्या बोलते हैं, खलीफा, इस पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जो है खलीफा जो है उनका नियंत्रण, उनकी पावर को वहां पे ना छीना जाए, जबकि अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये आपको ध्यान रखना, ये दो व्यक्तियों के नाम मोहम्मद अली और शौकत अली, ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, मुख्य नेता थे। अब ये एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, क्योंकि ये तय हो चुका था इनके बीच में, आप समझ सकते हो कि आपस में संधि थी कि अगर हिंदू मुसलमान में बेसिकली कि अगर हिंदुओं को जरूरत होगी तो मुसलमान भी आएंगे, अगर बात देश की हो रही है, और उनका दुश्मन क्योंकि एक ही है तो आएंगे मदद करने के लिए, और अगर मुसलमानों को होगा तो हिंदू जाएंगे। तो गांधी जी ने भी इसका आह्वान किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचार, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिल करके अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। स्वराज मतलब हमारा ही राज होगा, अब हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी और विदेशी को हमारे देश के ऊपर। 1921 से लेकर के 22 के दौरान असहयोग आंदोलन चला और इसको और गति मिली, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मतलब वो स्कूल छोड़ दिए जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज थे, यानी गवर्नमेंट के थे। मोतीलाल नेहरू यानी कि
जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, CR दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, यानी जो सरकारी वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी विदेशी कपड़ों की होली जलाई, मतलब कपड़ों को आग लगा दिया। 1920 से लेकर के 22 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान का सिर्फ एक झलक है। देश के ज्यादातर हिस्से पर एक भारी विद्रोह मुहाने पर खड़ी थी। चोरा चोरी हत्याकांड यूपी के अंदर हुआ था, जहां पर लोगों ने जो है जला दिया था पूरा पुलिस स्टेशन, वो यही है। तो लोगों की पहलकदमी, अब लोग भी जुड़ने लगे यहाँ पर, लोकल लोग यानी कि वो भी अब जुड़ने लगे, क्योंकि अब वो जो है चीजों को समझने लग गए। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब के अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों के मेल नहीं खाते थे। कहने का मतलब है कुछ लोग तो वो थे जो अहिंसक विरोध कर रहे थे, मतलब गांधी जी तो अहिंसा के ही पुजारी हैं, तो वह हिंसक विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ ने बोला कि जब गांधी जी ने बुलाया है तो यार इनको तो भगाने ही बुलाया ना, और गांधी जी कौन सा यहाँ खड़े हैं, तो वह हिंसा पर उतर आए। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। मतलब लोगों ने, जब गांधी जी ने बोला कि हम एक ऐसे आंदोलन, असहयोग आंदोलन की ओर चल पड़े हैं जहां पर हमारे को जो है बहिष्कार करना है अंग्रेजों की हर चीज का, तो कुछ लोगों ने उनकी बात को एज इट इज लिया और अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो कुछ ने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए जो है हिंसा अपना ली। तो उसका कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। ये पर्सनल हो चुका है सब कुछ। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। घेरेबंदी मतलब लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं और इमारत को चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, तो घेरेबंदी कर ली। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये वन कानून बनाया था इन्होंने, जिसके तहत आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। मतलब अंग्रेजों ने ये छूट तो दी थी कि भाई आप हाँ मतलब जंगलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके बदले में हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको इन्होंने चराई शुल्क बोला। यानी चरने के लिए जो जानवर जाएंगे तो जितना चरेंगे उसके हिसाब से पैसा। तो ये चराने के लिए छोड़ देते थे जानवरों को और उसका पैसा भी नहीं देते थे, क्योंकि विरोध का टाइम चल रहा था। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। बहुत सारे वन गांवों में, मतलब ऐसे जंगल वाले गांवों में जो किसान थे उन्होंने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, तो कह रहे हैं कि भाई सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे, क्योंकि साथ ही साथ असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों चल रहे थे। तो कह रहे भाई हम भी बहुत खुश थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान कर दी। मतलब एक के साथ क्या हुआ, सब लोग जुड़ गए। अब सब लोग जुड़ जाएंगे तो फिर अंग्रेजों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। पंजाबों में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। अब ये महंत क्या होते हैं, तो आप देख सकते हो कि महंत होते हैं सिख गुरुद्वारे के धार्मिक कर्ता धर्ता, मतलब जो गुरुद्वारे को चलाते हैं पूरी तरह से। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी, मतलब ऐसे बागान छोड़ दिए, काम करने छोड़ दिए जहां जिसके मालिक अंग्रेज थे। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं, बहिष्कार का तो यही मतलब है, असहयोग का तो यही मतलब है कि भाई किसी भी प्रकार का सहयोग जो है आप अंग्रेजों को प्रदान नहीं करेंगे, उनकी दी हुई चीजों का बहिष्कार करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, नौकरी छोड़ दी। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। कि सोचो कि असम के अंदर वैष्णव गीत शुरू हो गए थे, जहां पर विष्णु भगवान की स्मृति की जाती है, कृष्ण भगवान की स्मृति की जाती है, स्तुति की जाती है। तो लोगों को इतना जो है प्रिजनेस मिला गांधी जी से कि उन्होंने उनकी जगह गांधी राज का यशगान गाना शुरू कर दिया, है ना। तो महात्मा गांधी धीरे धीरे देखो किस तरह से 1915 में भारत में आए, फिर उनके बाद उन्होंने सबसे पहले दौरा किया, सबसे पहले जायजा लिया, ऑब्जर्व किया सब कुछ, और धीरे धीरे देखो किस तरह से जो है वो जनता के महात्मा यानी कि जनता के नेता, और नेता ही नहीं सोचो भगवान की जगह तक लेने लग गए थे। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने उन्होंने वो जो छवि पाई है, महात्मा की जो छवि पाई है, वो कैसे मिली उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चित्र नंबर 8 देखेंगे, जिसमें स्वराज मंदिर
आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं नेहरू जी बैठे हुए हैं, ठीक है। सारथी के रूप में गांधी जी बिठा रखे हैं, जय हिंद का झंडा लिए हुए नेहरू जी हैं, आगे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और कृष्ण भगवान जो है वो बैठे हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि, कि जनता महात्मा गांधी को किस रूप में देखा करती थी, तो सारथी के रूप में देखा करती थी, ठीक है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन का किया था, तो यहाँ पर अर्जुन की जगह कृष्ण है, और कृष्ण की जगह पर कौन बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी। ये छवि है गांधी जी की लोगों की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब तन पर कोई भी सूट बूट नहीं है। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी सब नेता जो है वो पीछे की ओर खड़े हैं, ऊपर है, ठीक है। तो सबका मार्गदर्शन जो है वो अकेले कर रहे हैं, लेकिन उनसे आगे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये छवि है कि किस तरह से गांधी जी जो है धीरे धीरे जनता के महात्मा, जनता के लिए इतना सब कुछ वो कैसे बन गए। तो कह रहे कि इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। मतलब जो हमारे देश के अंदर लोग अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे ना, कह रहे यार वर्गों में क्या होता है ना कि अलग अलग वर्ग में बांटने के बाद लोग आपस में लड़ते हैं। तो कह रहे कि हम इसके समर्थक नहीं है, हम समर्थक है एकता के। आप किसी भी वर्ग के हो, अगर आप मानव हो तो आपका पहला कर्तव्य है मानवता, पहला धर्म है मानवता, सब कुछ आपका मानवता, और उसके खिलाफ, उसके लिए आप क्या हो जाओगे, एक हो जाओ। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदार के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे, क्योंकि गांधी जी तो जो काम करते उससे किसानों का फायदा होने वाला था। लेकिन उनकी मेंटेलिटी ये थी कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी का श्रेय दिया। मतलब उनको जो कुछ मिला तो उन्होंने बोला कि गांधी जी की वजह से हमें मिला, उनको उन्होंने श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक प्रतापगढ़ जगह है, यहाँ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। मतलब देखो करा उन्होंने, लेकिन ये कहते हैं ना हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि यार ये सब कुछ हमें गांधी जी की वजह से मिला, तो श्रेय जो है उन्होंने गांधी जी को दिया, ठीक है। और इसके बाद बोला गया कि कई बार गांधी जी का नाम लेकर के आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। मतलब नाम का इस्तेमाल करना शुरू करा, क्योंकि अब गांधी जी बहुत बड़े स्केल पर नाम स्टार्ट होने लगा, और अंग्रेज हाँ सच में डरने लगे थे इससे। तो कुछ उल्टे काम भी किए गए, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। अगला पॉइंट होगा हमारा 1922 से लेकर के 1929 तक की घटना, क्योंकि हमने 1922 तक क्या क्या घटित हुआ उसको हमने देख लिया। लेकिन उससे पहले हम ये स्रोत नंबर 4 पढ़ेंगे। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी, ठीक है। अभी इसका जिक्र हुआ क्योंकि उन्होंने बेदखली को रुकवाया, तो उन्होंने श्रेय जो है गांधी जी को दिया, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई 1921 की रिपोर्ट का एक अंश यहाँ पर है कि दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देख करके अचंभा होता था। सोचो गांधी जी इतने फेमस हो गए थे, किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है और क्या है, फिर भी लोग वो मान चुके थे कि वो जो कहता है वो सही है, और उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है। ये लोगों की मेंटेलिटी थी गांधी जी को लेकर के। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी, जबकि प्रतापगढ़ के लोगों ने रुकवाई, लेकिन उन्होंने श्रेय दे दिया गांधी जी को। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी को सरकार के पक्ष में, हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में है, ये बात वो लोग कह रहे हैं। तो वो जमींदारों के खिलाफ है, बट वो मानते थे कि गांधी जी सरकार के तो पक्ष में है, लेकिन वो जमींदार के खिलाफ है। तो ये बात हुई। तो हमने 1922 तक ये घटना देख ली थी। 1922 से लेकर के 1929 के बीच में क्या घटना हुई उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध में थे। ये आपको पता है कि वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, अब पूरे देश में अच्छे से फैल रहा था। लेकिन जैसे ही ये वाला कांड हुआ कि किसानों ने, ये यूपी के अंदर है, गोरखपुर में जगह है, चौरी चौरा एक पुलिस थाना है, यहाँ पे आग लगा दिया हिंसा की वजह से। तो गांधी जी को जो है ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे जिंदा।
किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांति से वो अपना जुलूस कर रहे थे भाई, उस पर गोली चला दी। तो भाई पगला गए किसान और उन्होंने आग लगा दी जेल के अंदर, और 22 पुलिस वाले जिंदा मर गए वहां पर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो शिष्य थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो। चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफी ज्यादा सक्रिय रहे थे। ठीक है, वैसे ज्यादातर जो नेता थे ना उस टाइम पर, हमारे को आजादी दिलाने के टाइम पीरियड में, जो जिस टाइम की हम बात करे जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर वकील ही थे। गांधी जी स्वयं वकील थे, है ना। तो कहा ही जा रहा है कि जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो गांधी के जो शिष्य थे वो ग्रामीण इलाकों में चले गए और वहां पर उन्होंने रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब अब बाहर से ही अटैक नहीं करना है, बल्कि उनके सिस्टम में भी घुसना है, उसमें अपनी एक पोस्ट कहते हैं ना उसको भी एक्वायर करनी है और धीरे धीरे अंदर से भी तोड़ना शुरू कर देना है। कह रहे 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। तो 1930 में एक और आंदोलन शुरू हो गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उनकी आज्ञा नहीं माननी अब, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, ठीक है, बीजेपी पार्टी कहते हैं, इसी का एक हिस्सा है। तो कह रहे कि इसकी स्थापना 20 के दशक के मध्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दो चीजें यहाँ पर घटित हुई। पहला हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी और दूसरा बना आरएसएस। भारत के भविष्य को लेकर के इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीचर्स जो है आपकी थोड़ी सी मदद करें कि किस तरह का जो है इनकी मेंटलिटी में चेंजेस था। देखो, एक कम्युनिस्ट पार्टी वो होती है जो कट्टर होती है किसी एक चीज को लेकर के, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये आरएसएस थी, जो राष्ट्र संगठन हिंदुओं का संगठन था, तो ये पूरी तरह से डिपेंड थी हिंदुओं को लेकर के, हिंदुत्व की बातें होती थी यहाँ पर, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये जब मन जो लोगों का एक नहीं होता ना, जब मतलब दो व्यक्ति खड़े हैं बहुत अच्छे हैं, तब तक इनके पीछे भीड़ भी है, तो ये जो भीड़ है ये इसके मत को फॉलो करती है। मतलब इस ए व्यक्ति के मत को ये भीड़ फॉलो करती है और यहाँ की जो भीड़ है वो इस बी व्यक्ति के मत को फॉलो करती है। अब ये अपने आप में एक ग्रुप बन गया आरएसएस, ये बन गया कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर टकराव रहेगा, तो जब इन दोनों में टकराव रहेगा तो इन लोगों में भी टकराव रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इनके भी मत आपस में नहीं मिलेंगे किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ चेंजेस की बात की जा रही है। कह रहे उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 23 मार्च जो है शहीद दिवस के रूप में हमने मनाया। तो कह रहे कि इसी टाइम पीरियड के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवादी और एक भगत सिंह को तो मतलब आप सैल्यूट करिए, वो भी बहुत सक्रिय थे। कह रहे इस दशक के आखिरी में, जो ये दशक का टाइम पीरियड था लास्ट, कह रहे इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। बोला कि भैया हमारे को अब जो है ना वो नहीं चाहिए कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इंडिया में सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। अब यहाँ से ना मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारा देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस तो हम इस दिन मनाते हैं। हमारा संविधान लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, सॉरी लागू कह रहा हूं, बन के तैयार हो गया था। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो एक सवाल यहां पर आता है कि जब हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो तब उसको लागू क्यों नहीं किया गया। और सबसे पहली जरूरी बात यह थी कि 26 जनवरी 1950 को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो अब सबके सामने है कि 1947 में यानी कि 1949 में, यानी कि संविधान बनने से पहले हमें आजादी मिल गई थी, मतलब हम स्वतंत्र हो चुके थे, तो हमने स्वतंत्रता दिवस मना लिया। स्वतंत्रता दिवस हमारा, स्वतंत्रता का दिन जो है हमारा वो 15 अगस्त हुआ। लेकिन हमने 26 जनवरी 1930 को ऑलरेडी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जहां पर सब लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के रूप में आजादी को सेलिब्रेट किया था।
क्योंकि हम आजाद हो चुके थे तो इंडिपेंडेंस डे तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो इस 26 नवंबर 1949 को बने संविधान को जब अंगीकृत किया गया, इसको लागू करने की जो डेट तय करनी थी वो डेट तय करी गई, यही 26 जनवरी। अब क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम मना चुके थे तो इसको हमने बनाया गणतंत्र दिवस के रूप में। गण मतलब लोक, तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारत में सबसे पहले लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, है ना। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ के इसके बाद हम डांडी मार्च पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस कॉलम को देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर चित्र नंबर 10 है, ये चित्र नंबर आप 10 देखिए। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, साइमन गो बैक, आप एक नारा देख सकते हैं, सबसे ऊपर बोर्ड है। तो 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, एक व्यक्ति है लॉर्ड साइमन, तो इन्होंने ये जो है आप बोल सकते हैं कानून लेकर के भारत आए थे। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, मतलब ये आयोग बनाया गया था भारत के लोगों के लिए कि भारत में शासन किस प्रकार किया जाएगा, और उस आयोग के अंदर एक भी भारतीय था ही नहीं। मतलब आपके घर पर राज करने के लिए व्यक्ति को तय किया जा रहा है और आपके घर का एक व्यक्ति भी नहीं है उसके अंदर, तो सोचो आपका क्या ही राज होगा, है ना, आप पर क्या ही राज किया जाएगा। तो आपको तो भैया परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। लोगों ने जो है ना इसका विरोध करना शुरू करा, क्योंकि वो इस फैसले से संतोष नहीं थे। ठीक है, सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारी ने उनका स्वागत किया। उनका नारा था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। तो ये साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था, जो लागू नहीं हो पाया, इसलिए 1929 के अंदर भारत ने जो है जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग करी, और 26 जनवरी 1930 में भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हम सब कुछ बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद चित्र नंबर 11, भगत सिंह। वीर भगत सिंह को देखिए आप, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही दिया था, और ये गरम दल के व्यक्ति थे। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने अधिकार पर चलते थे। इनका कहना क्या था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए, ये सरकार के जो कान है, आप जो निवेदन की राजनीति कर रहे हो, ये नहीं सुन रहे हैं, आपके निवेदनों को सुन नहीं रहे हैं, ये बहरे हैं। कह रहे कि बहरे कानों को सुनाने के लिए ना धमाके की जरूरत होती है, एक अचानक धमाका कर दो। ये वही व्यक्ति है भैया, पार्लियामेंट में गोली चला के आई थी, पार्लियामेंट में गोली चलाई थी इन्होंने। सल्यूट है सर, ये हैट ना, मतलब अभी हमने शहीद दिवस मनाया, 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था इनको, जब इनकी उम्र 23 साल 5 महीने के थे ये केवल, है ना। इनके बारे में है तो देखो क्या लिखा हुआ है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि क्या बनाया गया, HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी, क्योंकि लाला लाजपत राय शांति से भैया प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस वालों ने उनको लाठी से मार मार करके उसी चौराहे पर मार दिया था। जिनका बदला लेने के लिए जब इन्होंने बोला, तो क्योंकि कांग्रेस एक नरम दल पार्टी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसका शांतिपूर्वक ही विरोध करेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया, मौत का बदला तो मौत होता है, वो उन्होंने तो मारा भी नहीं था, वो तो शांति से विरोध कर रहे थे। अगर लाला लाजपत राय ने अटैक किया होता, फिर अटैक करते उनके ऊपर पुलिस वाले, तो हम समझ पाते, लेकिन उन्होंने तो अटैक भी नहीं करा, उनको डंडे से मार मार के मार दिया। तो इन्होंने जो है उस व्यक्ति को ढूंढ करके मारा था, उस पुलिस वाले को ढूंढ के मारा था। ठीक है, और इसी लाठीचार्ज के कारण जो है बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया। सोचो, विधान परिषद के अंदर, पार्लियामेंट में बम फेंक दिया इस व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊपर लिख रखा है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। कि भैया उनको दिखाना था कि तुम जो कर रहे हो ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है,
और हम आपसे मांग रहे हैं ये चीज़ कि आप ये करके दो, वो ये करके दो, बट आप टाले जा रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। तो ये देखो भैया बम, हम आपसे कमज़ोर नहीं है, हम आपसे विनती कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं लगा लेना कि हम कमज़ोर है। मेरा ये मानना है कि यार नरम दल ने बेशक मदद की, नरम दल बेशक जीती होगी आज़ादी दिलाने में, लेकिन गरम दल के जो सदस्य थे ना भाई, उनके बिना तो नहीं हो सकती थी। क्योंकि ये लोग बहरे थे, अंग्रेज लोग बहरे थे, इनके कानों को अचानक धमाकों की जरूरत थी जो इन्होंने करके दिखाया। और ये गट्स यार इन्हीं में हो सकता है। जब इन्होंने ये काम करा था, इनकी उम्र मतलब फांसी जब मिली थी उम्र 23 साल थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी और इन्होंने अपनी माँ को बोला था कि जब मैं मरूं ना, तो मतलब मेरी लाश लेने मत आइयो। क्योंकि मम्मी सोचो चौंक गई थी इनकी, मम्मी चौंक गई कि यार तू एक तो मरने की बात कर रहा है, ऊपर से मेरे से कह रहा है कि लाश देखने मत आइयो और मतलब मिलने भी मत आइयो। तो इन्होंने बोला था कि तू जब आएगी ना, तो तू मेरी लाश देख करके रोएगी और लोग बोलेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। भगत सिंह कमजोर नहीं हो सकता। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है। भगत सिंह नाम सुनने के बाद ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके अंदर से, कुछ ना ऐसा क्रांतिकारी विचार आने लगते हैं। तो ये सच में नाम नहीं है, एक अपने आप में वीर है ये। और ये व्यक्ति जो है ना, ये यार ये पैदा नहीं होते हैं, ये अवतरित होते हैं, ये ईश्वर के रूप होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है इन सबको। और हम जितनों के भी नाम पढ़ रहे हैं ना, उन सभी को सैल्यूट है बेसिकली। क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो हम आज भी शायद गुलाम ही होते। और हम हैं ही गुलाम यार, अभी भी हम विदेशियों के गुलाम हैं, बस गुलामी का तरीका बदल चुका है ना। तो इनको सैल्यूट है। हम आगे चलते हैं अध्याय में। क्या दांडी मार्च की बात हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर नमक कानून को तोड़ा था। तो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी की, ठीक है। और गांधी जी की तस्वीर है जब गांधी जी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 की ये तस्वीर है। आप चलो दांडी मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग तो भैया शुरू हो चुकी थी 1930 के अंदर, आपको पता चल गया ये, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, ये तो बात तय है कि अपने आप तो देखो कुछ नहीं होता। आप भी सोचोगे कि हाँ कल कर लेंगे, परसों, अपने आप देखो दुनिया में कुछ नहीं होता। कोई कहना कि हाँ समय है अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, कि भैया हम जो है नमक पर जो एकाधिकार हुआ पड़ा है ना अंग्रेजों का, हम ये कानून तोड़ेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि नमक हमारे भोजन की एक बुनियादी हिस्सा होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, बिना नमक के तो खाना नहीं खाओगे। और दूसरी बात यह थी कि नमक प्राकृतिक तौर पर मुफ्त उपलब्ध होता है। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों में एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया, क्योंकि एक शिकायत थी कि भाई ये तो फ्री है, एक तो ये फ्री है, प्राकृतिक तौर पर मिलता है, तो भाई इसके लिए इतना टैक्स क्यों। और बुनियादी है क्योंकि भैया आप किसी भी तरह के खाद्यान्न में मतलब मीठा खाना छोड़ दोगे आप, तो खान पीन के अंदर तो भाई बिना नमक के खा ही नहीं सकते। तो लोगों के अंदर अमीर गरीब का जो मतभेद पैदा हुआ था वो इसी से हुआ था कि भाई अमीर लोग नमक खरीद सकते थे, गरीब नहीं खरीद सकते थे। तो भैया यहाँ से भी इनको फायदा हुआ। गांधी जी और उनके जो शिष्य थे वो साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित डांडी तक पैदल चल करके गए और वहां पर जाकर के उन्होंने बिखरा हुआ नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, ठीक है। और इतना ही नहीं किया, अभी हम इस कॉलम को पढ़ेंगे, उसके आगे हम पहले इस बात को खत्म कर लेते हैं कि जब वो वहां पर गए उन्होंने नमक इकट्ठा किया और उसको सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया, और उसके साथ साथ उन्होंने पानी उबाल कर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, पानी उबाल करके नमक बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, इवेपोरेशन मेथड से, ठीक है, वाष्पीकरण एक मेथड होता है। तो नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया था। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया इस कानून को तोड़ने में। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय जनता के साझा साझा मतलब एक साथ पार्टनरशिप के अंदर भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान शुरू कर दिया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी सरकार बन गई। मतलब अब यही है कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में तो आई नहीं थी, तो अंग्रेज जो है इसके लिए मान गए।
बोला कि ठीक है भैया हम इलेक्शन करवा देंगे, और इलेक्शन हुआ तो 11 में से 7 जगहों पर कांग्रेस जो है वो जीत गई। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के लिए कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में यानी कि 1939 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जो कि 1945 तक चला था, यानी 45 तक चला था। हिटलर का नाम आप सुन लेंगे यहाँ पर, भाई ऑब्वियस सी बात है, हिटलर। तो हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। उन्होंने मतलब अंग्रेजों का यार पूरा यह था कि भारत को स्वतंत्र तो नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करा, कांग्रेसी सरकारों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दी कि भैया ठीक है इस्तीफा पकड़ो, हमें तो काम ही नहीं करना। तो धीरे धीरे करके मतलब ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बहुत पापड़ बेले गए, बहुत दिमाग लगाया गया, हर तरह से लपेटा गया अंग्रेजों को। आप ये तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि हमने इसको मिस करा था अभी। इस तस्वीर के अंदर चित्र नंबर 13 है आपकी पुस्तक का, यानी इस अध्याय का, जिसमें महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू आपको दिखेंगी। और ये जो तस्वीर है वो पेरिस की है 1931 के टाइम पीरियड की। ठीक है, आप देख सकते हो ये वही महात्मा गांधी जो सूट बूट टाई में थे, और ये वही महात्मा गांधी है जो आप एक धोती डाल करके बैठे हुए हैं। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक नेता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। 1925 की बात हो रही है। तो ये एक नंबर का सवाल हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहली महिला जो पहुंची थी वो थी सरोजिनी नायडू। अभी हो जाती है कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी यार महिला तो नहीं हुई ना, सोनिया गांधी। ठीक है, तो ये तस्वीर होगी उनकी। तो सरोजिनी नायडू से रिलेटेड आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब ये कॉलम था यहाँ पर वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, एक स्रोत नंबर 5 है, इसको भी देख लेते हैं हम। कहा यह जा रहा है कि 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद क्या लिखते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मर गए। 19 लोगों की मौत हुई है 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए, मतलब उनको घाव हुए और वो उसकी वजह से मर गए। 300 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए उस फायरिंग के अंदर। 1000 से ज्यादा लोगों को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई और बाद में फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता, इनको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे। मतलब सोचो एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही है तो उसको इस चीज की टेंशन नहीं कि उसे फांसी दी जा रही है, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र होगा ना तो वो सुबह नहीं देख पाएंगे जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह भी किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ भी हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, और कई बार लंबे समय तक वो लोग जेल में, मतलब वो जो है जेल में रहे, पर अंत में उनको फांसी दे दी गई थी। और सोचो मरने वाले व्यक्ति को यार इससे बड़ा अब क्या ही हो सकता है कि किसी के दिल के अंदर नेशनलिज्म की भावना इससे बड़ी क्या ही पैदा हो सकती है कि उस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है कि भैया हम आपको फांसी देंगे, हम आपको मारने वाले हैं, और उसको इस चीज की टेंशन नहीं, उसको ये टेंशन है कि यार जिस चीज के लिए मैं लड़ा जिंदगी भर, मतलब स्वतंत्रता के लिए, और ये स्वतंत्रता जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो यार मैं वो सुबह नहीं देख पाऊंगा। उस व्यक्ति को इसकी टेंशन है। सोचो आप ये चित्र नंबर 14 देख रहे हो अपने सामने, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 की एक तस्वीर है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं, मतलब हर जगह जो है वो लड़ रहे हैं पुलिस वालों से। हजारों लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और 1000 से ज्यादा मारे भी जा रहे हैं, और असंख्य लोग जो है घायल भी हो रहे हैं, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो केवल लोग मरते नहीं है, कुछ मरते हैं, कुछ को घाव होते हैं तो वो बाद में मरते हैं, और कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ जेल में भी जाते हैं। एक और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है। ठीक है, चित्र नंबर 15। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी, यानी कि ये भी गर्म दल के भाई बहुत प्रमुख व्यक्ति थे और आर्मी के चीफ थे। सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब ये अहिंसा तो ठीक है, बट गांधी जी की जो अहिंसा थी उसमें ये विश्वास नहीं रखते थे। तो ये गर्म दल के सदस्य थे, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। मतलब गांधी जी को जब राष्ट्रपिता बोला गया तो हाँ वो मानते थे कि ठीक है ये सही है। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने
इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, इनकी कहानी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा है, पर इस अध्याय में इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम सभी के बारे में जो है अलग से भी पढ़ रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये पहले और एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने असली हिटलर को पहचान लिया था जर्मनी के अंदर, क्योंकि हिटलर एक ऐसा बहुत शातिर व्यक्ति था, अपने जैसे हमशक्ल रखता था, 5-5 हमशक्ल रख रखे थे, बट ये वो व्यक्ति था जिसने हिटलर को जो है पहचान लिया था। और आज के जो हमारे ये जो 2 आइलैंड देखते हो आप, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप, वो जापान ने इन्हीं को गिफ्ट में दी थी और इन्होंने भारतवासी को दे दिया, ठीक है। तो ये असल में हमारे नहीं थे, जापानियों के थे, और वो उन्होंने जो है इनको सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिया था। तो उन्हीं के बदौलत जो है आज हमारे वो 2 आइलैंड है। हाँ खैर, बहुत ये तो लोग तो वो हैं जो यार इनकी तो बातें आप खत्म ही नहीं कर सकते हो, करते करते आप तो इनके बारे में बात करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। तो उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब हमारा पॉइंट आता है भारत छोड़ो और उसके बाद, क्योंकि अब त्राहिमाम हो चुका है हर जगह जो है लोग परेशान हो चुके हैं पूरी तरह से अंग्रेजों से। और अंग्रेज जो है ऑब्वियस सी बात है, वो ये नहीं चाहते थे कि वो भारत को छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो भैया अब लड़ाई तो होनी है, और लड़ाई अगर होनी है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है हमें आज़ादी तो मिली है, तो हम वही देखेंगे कि हमें आज़ादी मिली कैसे। अब है भारत छोड़ो और उसके बाद, यानी भारत छोड़ो नारा जो है गांधी जी ने यहाँ पर दिया था, इसी के अंदर उन्होंने करो और मरो का नारा भी दिया था। तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। मतलब संघर्ष तो करना है, लड़ना है, लेकिन अहिंसक रूप से करना है। और गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। गांधी जी, ऑब्वियस ही बात है, वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ पड़ा है यहाँ पर। आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो भैया आपको जो है जेल में डाल देंगे। तो गांधी जी और जो मुख्य नेता थे उनको उठा करके जेल में डाल दिया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता रहा, क्योंकि अब लोगों के अंदर ये बात आ चुकी थी कि भैया हम लड़ेंगे और हम छीन लेंगे इनसे, अब मांगेंगे नहीं, अब हम छीनेंगे। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, मतलब जबरदस्ती जो है दमन कर देंगे। तो 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए उन्होंने, और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया था, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब सब लोग परेशान हो चुके थे और उनके दिमाग में नेशनलिज्म जो है वो जाग चुका था। तो गांधी जी और नेताओं को, और जो मुख्य नेता थे, उनको पकड़ने के बावजूद वो जो है इसको काबू नहीं कर पाए। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, मतलब अब ये चीज हमको लीड करेगी हमारी इंडिपेंडेंस की ओर, कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली। इतनी भी सरल नहीं थी, अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं माने थे। हमें उन्होंने स्वतंत्र तो किया, मतलब हमें आजाद तो किया, छोड़ा तो भारत को, लेकिन भारत के टुकड़े कर दिए उन्होंने, यानी पाकिस्तान अलग कर दिया। और आज का जो बांग्लादेश है वो उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो उसको भी उन्होंने अलग कर दिया। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उनका यह मांगना था कि भाई विभाजन के बाद पाकिस्तान का जिक्र, विभाजन में यानी कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि वो लोग ये चाहते थे कि उपमहाद्वीप में मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए और एक देश हो इनका अपना अलग। तो कह रहे कि भाई इन्होंने ये मांग करी क्यों, इसका रीजन क्या था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि 1930 के दशक के आखिरी सालों से जो लीग मुसलमान थे और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। मतलब उनका ये मानना था कि मुसलमान एक अलग देश के लोग हैं और हिंदू एक अलग देश के लोग हैं, ठीक है, ये एक देश के लोग नहीं है, ठीक है। और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में, यानी कि 1920 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच में तनाव भी काफी बढ़ता रहा। हम इन कॉलम्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद।
ठीक है, तो तनाव काफी बढ़ता रहा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़े कारण रहे होंगे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया गया था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, ठीक है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा गौण भूमिका उनको निभानी पड़ेगी, मतलब एक छोटी सी भूमिका उनको मिलेगी। लीग को यह भी तय करना था, लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिले, मतलब आगे जाकर के क्या हो, क्योंकि उनकी जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है, तो बोला कि भाई एक टाइम ऐसा आ जाएगा आगे जाकर के कि हिंदुओं का राज हो जाएगा, मुसलमानों को एक नेता भी नहीं बनेगा उसका। तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और भी ज्यादा बढ़ गया। 30 के दशक में, यानी कि जब 1930 का दशक शुरू हुआ, तो इसमें मुसलमान जनता को अपने हाथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। फिर 40 का दशक आया, यानी कि 1940 की बात हो रही है। तो 40 के दशक में के शुरुआती सालों में, जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जो है बहुत सारे नेता उठा करके जेल में डाल दिए गए थे, है ना। तो 1945 में जब विश्व युद्ध यानी कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, क्योंकि भाई वो मतलब वो पूरी तरह से जो है ये चाहते थे कि हमें एक अलग ही राष्ट्र मिले, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे इसको, ठीक है। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। तो अगर वो मुसलमानों को अलग कर देंगे तो भेदभाव क्रिएट हो जाता है यहाँ पर भी। तो 1946 में जो है दोबारा प्रांतीय चुनाव करवाए गए, ठीक है, फिर से चुनाव करवाए गए। सामान्य और निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली, मतलब जो लीग की अलग से डिमांड थी ना मुसलमानों प्रतिनिधित्व को लेकर के, उस पर वो जीत गए। तो लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, उन्होंने बोला कि हमें एक देश चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए पाकिस्तान, जो मुसलमानों का एक राष्ट्र होगा। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, यानी कि 3 सदस्य का एक संघ जो है भारत भेजा, जो इस विभाजन को करेंगे। तो यहाँ से आपको एक नाम मिलेगा कि किस व्यक्ति ने भारत का विभाजन किया, वो भी नाम आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कि इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में भी संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, मतलब सब कुछ सही नहीं था इस प्रस्ताव के अंदर, कुछ चीजें अभी भी गलत थी। अब देश का विभाजन अवश्य संभावी हो गया था, मतलब कि अब देश जो है वो विभाजित होके ही रहेगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं बचा था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए एक जन आंदोलन करना शुरू कर दिया कि भैया हम जन आंदोलन करेंगे, और हमने इसका फैसला ले लिया है। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। कब की बात हो रही है? 16 अगस्त 1946 को, और उनको आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। बेसिकली आज़ादी नहीं, पाकिस्तान का जन्म हुआ था उस दिन, है ना। और गीता में लिखा हुआ है शायद कि जिसका जन्म होता है उसको मरना पड़ता है, सही में, है ना। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का इन्होंने आह्वान किया लोगों से कि भैया आओ जुड़ जाओ हमारे साथ, और ये वो लोग होंगे जो पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, यानी जो लोग देश का विभाजन चाहते हैं। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ करके वहां से भागने पड़े। अपने मूल स्थानों से बिछड़ कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर के रह रहे थे। विभाजन का ये नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया। एक तरफ वो लोग जमा हो चुके हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ इतना बड़ा विद्रोह जो है कलकत्ता में भड़क उठा, तो भारत की वह शक्ल सूरत बदल गई और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया था। मतलब हमारे को खुशी तो थी इस बात की कि हाँ अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, आजाद हो चुका है अंग्रेजों से, लेकिन साथ ही साथ
हमारे देश के टुकड़े हो चुके हैं, और अभी जस्ट हमारे यहाँ पर कुछ लोग मारे गए कलकत्ता के दंगों में। तो ये जो दुख और पीड़ा जो है हमारे को साथ में मिले हैं हमारी आज़ादी के साथ, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। ये चित्र हमसे यहाँ पर छूट गया था जहाँ पर लोग जो है वो जमा हुए पड़े हैं, और ये जो लोग हैं वो हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि पंजाब एक ऐसा हिस्सा था जो आज के टाइम में पाकिस्तान में भी, भारत में भी है। तो जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से उन लोगों को बोला गया कि भाई जो मुस्लिम है, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की ओर बढ़े, और पाकिस्तान में बोला गया जो आज का है कि जो लोग भारत में आना चाहते हैं वो इधर आ सकते हैं। तो वहाँ से लोग इधर आए। जब यहाँ से लोग जा रहे थे, वहाँ से लोग इधर आए थे, तो ज़्यादा सिख जो है वो भारत की ओर आए, मुसलमान जो है पाकिस्तान की ओर जाए। तो भैया वहाँ पर जिनका घर बार था, बसा बसाया सब कुछ था, वो तो उजड़ गया। तो यहाँ पर आकर के वो लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। और हाँ, उस टाइम पर लड़ाइयाँ भी बहुत हुई थी सिख और मुसलमानों के बीच में। खैर उसको कभी और पढ़ेंगे। और हमने अध्याय तो हमारे यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, बट ये वाला कॉलम हमारा यहाँ पर छूट गया था, जहाँ पर जो है यहाँ पर बातें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चित्र नंबर 16 यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942 की यह तस्वीर है, जहाँ पर मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी कि सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, क्योंकि जिन्ना ही वो व्यक्ति था जो भारत और पाकिस्तान यानी अलग अलग राष्ट्र की मांग करता था। चित्र नंबर 16 के बाद है चित्र नंबर 17। गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीर 1944 की है। वयोवृद्ध राष्ट्रपति और राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। एक नंबर का सवाल रहा आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे हमारे राजगोपालाचारी जी। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो एक नंबर का सवाल आपको यहाँ पर मिल गया आपके टेट एग्जाम के लिए। चित्र नंबर 18 यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। 1945 से लेकर 47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका इन्होंने अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। मतलब एक बहुत गरीब किसान व्यवसायी थे जो किसानी भी करते हैं और व्यवसाय यानी कि व्यापार भी करते हैं। 1918 के बाद 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले सबसे आगे पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। चित्र नंबर 19 में आप जो है अब आप मोहम्मद अली जिन्ना को देख सकते हो कि गांधी जी पीछे खड़े हैं और ये सब रहे हमारे जिन्ना साहब जो दो राष्ट्र पर भरोसा करते थे। उनका ये कहना था कि भैया भारत और पाकिस्तान एक अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए, मतलब मुसलमान और भारतीयों का, हिंदुओं का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 की ये तस्वीर है जहां पर वो गांधी जी के साथ खड़े हैं। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना करके सबसे मुख्य प्रवक्ता की कतार में जा पहुंचे। अपनी पॉपुलरिटी के लिए जो है इन्होंने इतना सब कुछ किया था। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी चीजें इस अध्याय में, और हाँ ये अध्याय ऑब्वियस सी बात है काफी बड़ा भी हो गया, बट काम का भी है। तो क्योंकि हम अन्यत्र को छोड़ते नहीं हैं तो हम इसको भी पढ़ेंगे और इस अध्याय का समापन करेंगे यहाँ पर। तो अफ्रीका में राष्ट्रवाद, हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे अभी कि धीरे धीरे कैसे भारत के अंदर राष्ट्रवाद फैला। जनप्रतिनिधि जो है यानी कि हर व्यक्ति के अंदर ये देशभक्ति किस तरह से आई, देश के लिए लड़ने के लिए ताकत कैसे आई, इसको हमने पढ़ा। तो इसी में एक कड़ी में आता है कि भारत में अफ्रीका में राष्ट्रवाद, घाना का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि अफ्रीका में राष्ट्रवाद कैसे आया। कि 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फ्रांस में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आप अध्याय 9-10 में पढ़ेंगे, कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत ही हुआ था, जैसे हमारे देश में हुआ। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी गई थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाले सभाएं
कानून बनाती थी। अफ्रीका में वही था ना, गोरा काला, तो भैया वहाँ पर गोरे लोग जो है वही सभा चलाएंगे, वही कानून बनाएंगे, काले लोग नहीं करेंगे, यही चल रहा था वहाँ पर। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। मतलब अफ्रीकी जो थे वो निर्णय नहीं ले सकते थे, अपने कुछ डिसीजन वो नहीं लेंगे, कोई भी प्रतिनिधि जो है वो नहीं चुन सकते थे, या वो प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे। स्थानीय भूस्वामी या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, जबरदस्ती उनसे जमीन छीन लेना, करों में वृद्धि मतलब टैक्स को बढ़ा देना, खराब कार्य परिस्थितियां मतलब काम करने की खराब जगह, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अफ्रीका आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने मिलकर के अफ्रीकी आंदोलन शुरू कर दिए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। घाना की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व क्वामे नकरूमा की कन्वेंशन पीपल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलन का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य ना हो। ठीक है, मतलब उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना बिठाया गया हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव लड़े गए और कन्वेंशन पीपल पार्टी ने इस चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नया देश जो है सामने आया, जिसका पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट। ये उप सहारा अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। तो ये रहा हमारा घाना के बारे में छोटी सी जानकारी, और यह अध्याय हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कि था अध्याय नंबर 9, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। हमने अच्छे से पढ़ा क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक व्यापक रूप में चीज़ों को समझाती है, इसलिए मैं जो है बहुत ज़्यादा उसमें नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वीडियो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और किताब में क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया होता है, बस आपको समझना है। आप उन शब्दों के मतलब को समझोगे ना तो आसान हो जाएगा आपके लिए। एनसीईआरटी से इजी तो अभी तक कुछ बना ही नहीं है हमारे, तभी ये पूरे देश में चलती है। ठीक है, तो ये जो अध्याय था हमारा 1870 से लेकर के 1947, एक लंबा टाइम पीरियड था हमारे इतिहास का, और जो इतिहास में उथल पुथल हुए हमारे देश के अंदर उसको हमने यहाँ पर जाना है। और कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से मुख्य व्यक्ति, राजनेता जो है उस वक्त लीड कर रहे थे, और किस किस तरह के आंदोलन जो है वो किए गए अंग्रेजों को भगाने के लिए, और किस तरह से भारत को आज़ादी मिली है, और आज़ादी की खुशी के साथ साथ हमारे को किस तरह से गम और दुख और पीड़ा हुआ, ये भी हमने देखा और जाना। तो ये अध्याय हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक अध्याय और है, उसके बाद 8वीं की इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि भूगोल और राजनीति विज्ञान की वीडियोस भी देख सकते हैं, तो कृपया करके उसको भी देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आती है, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बुक्स से ही चीज़ों को समझाऊं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि जब आप वीडियो ना देख रहे हो या जब आप खुद से रीड कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो। बाकी आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की आदत है या नोट्स से पढ़ने की आदत है तो उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना दी गई है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जो है चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर नोट्स के जरिए पढ़ाया गया है। वहाँ पर आपको अगर छोटे में चैप्टर समझना है तो वहाँ भी समझ सकते हैं, बट हाँ इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि समय है अभी, और समय रहते अगर हम सही कार्य कर ले तो समय हमें समय पर समय दे देगा, अन्यथा समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको समय पर समय दे पाए। ठीक है, तो ठीक है, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। हाँ, वीडियोस को जरूर देखिएगा, और आपको और भी किस चीज़ की डिमांड है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है, या मैं किसी और चीज़ में भी आपकी मदद कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमारे को। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप और मैं मिल करके कुछ सीखें, डेली सीखें, कुछ नया सीखें, और अपनी ही किताबों से चीज़ों को निकालें, उन्हीं पर सोचें, ताकि हमारा माइंड जो है वो खुद से डेवलप होना स्टार्ट हो। आप मेरी या किसी भी अध्यापक या शिक्षक की बातों में ना आए, डायरेक्टली ना आए, आप अपना भी दिमाग लगाए। इसलिए कोशिश करिए कि किताबों को पढ़ें, उनकी शब्दों को समझें, और फिर अपने विचारों से जो है चीज़ों को बनाना शुरू करें। इसमें आप बेहतर हो सकते हैं, कभी मैं बेहतर हो सकता हूँ, तो आप और मैं मिल करके इसी तरह से सीखते रहेंगे। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद।